रिचेस्ट की सबसे डार्क चीज है कि वो क्लोनिंग पे काम कर रहे हैं। क्लोनिंग मतलब एक भानु के जैसा और एक भानु बनाओ। एक एक्टर है, डिमांड क्या रहते थे, मेरे को एक नहीं मेरे को 5 वैनिटी वैन चाहिए। चौथा वाला इस चीज के लिए है कि कभी पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है और उसी वैन में आती हैं कोई ना कोई मॉडल या हीरोइन या जिनके पास एटलीस्ट 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए हैं। हाँ। वो अपनी उम्र को रोकने का ये सारे तरीके तो कर ही रहे। एलॉन मस्क बोलेगा भाई कि यार मेरा जैसा दिमाग तो और किसी का है नहीं, ठीक है, तो दिमाग किसी और में डाल दे। एग्जैक्टली अमर करवा दे रहा है अपने ऑर्गन को। चाइना कैसे कर रहे हैं? और अब सोचो पूरे यूएस को 2 पागल ही चला रहे हैं। दोनों 4 साल पहले एक दूसरे को गाली देते थे। You have seen him with porn stars, fighters. किसके साथ नहीं देखा आपने उसको? मेरे को लग रहा है रसना वसना पिया था उन्होंने। लोग स्ट्रेसफुल चीज को डील करने के लिए मेडिकेशन के तौर पे सेल्फ डायग्नोसिस करके थोड़ा थोड़ा पहले लेना शुरू करते हैं। क्या डिफरेंट है? वाह वाह। सारे बड़े बिलियनर्स किसी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि कुछ भी हो जाए हम चीजों को कंट्रोल कर सके। और उसके लिए उनके हाथ जितने गंदे होने फर्क नहीं पड़ता। ट्रम्प जब पैदा हुए थे स्पॉइल्ड ब्रैट थे। ये डाइवोर्स क्यों कर रहे हैं? लोगों के दिमाग में है ना डाइवोर्स मतलब एलिमनी नहीं, 50% टैक्स और ये सारी चीजें बच जाती है। वो तभी डिवोर्स के बाद भी साथ ही रह रहे हैं। एक गाने के कारण वो काफी हिट हो गए थे बहुत पहले। उसको बार बार खींच के अपने लैप पे बिठा रहे हैं कि पार्टी में जाएगा तो भाई मेरे को एटलीस्ट 3 लड़कियां चाहिए। और एक साउथ इंडियन एक्टर का मैं अगर बताता हूँ, मेरे को लगा तो ये तो बड़ा हम्बल इंसान है यार। मतलब वो हर किसी को मुंडी नीचे रखनी, बाकी सारे चेयर से एटलीस्ट आधा फीट ऊपर उनका चेयर। नीता अंबानी खिंचवा रही उसका फोटो है। ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कि सेकंड रिचेस्ट उर्फी जावेद को लोग इतना उसके लिए टॉन्ट मारते हैं, कमेंट्स करते हैं, भैया उसके अकाउंट में जितना पैसा है ना जीवन में नहीं कमा पाएंगे उर्फी के। तो उन्होंने वहाँ के पॉलिटिशियंस को ब्राइब करना शुरू किया। इतने हद तक किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी बदलने लग गए जो पूरे फेवर में आने लग गए इन लोगों के। कहीं ना कहीं बड़े बिलियनर्स को लगता है कि अगला जो युद्ध होगा वो पानी के चक्कर में होगा, विश्व युद्ध होगा वो पानी के चक्कर में होगा। एग्जैक्टली। एक अखबार ने छापा था द मोस्ट इविल पर्सन ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स। उसी अखबार ने 2 वर्ष बाद छापा द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स, क्योंकि वो 2 साल के अंदर बिल गेट्स ने वहां पे स्टेक ले लिया था। इन्फ्लुएंसर्स का कांड निकला, उन लोगों ने पीआर में खतरनाक पैसा लगा दिया है और अब सारी चीजें सही होने लग गई। द होल थिंग इज दैट सबसे बढ़िया रुपया। नमस्ते नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक बार फिर आए हैं अभिषेक कर। जी हाँ, मेरे और आप सभी के फेवरेट, सबके फेवरेट नहीं, कुछ अमीर और पावरफुल लोगों को ये खासा नापसंद है। खैर हमें तो पसंद है, हम जानेंगे सब, पर पहले शुरुआत करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। नमस्ते नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं अभिषेक भाई? एकदम बढ़िया। एक बार फिर स्वागत है। थैंक यू सो मच। एक और बार 4th पार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का प्यार आएगा, कमेंट्स में पार्ट 5 लिखेंगे तो 5 भी करेंगे। बिल्कुल। और अब तो क्या रहा है, सारे ही मेरे ख्याल से मिलियन जा चुके हैं हमारे ऑलमोस्ट पिछले 3 पॉडकास्ट। कृपया लोगों की कोशिश करेंगे आज भी अपन वैल्यू दे, इन्फॉर्मेशन और प्रोवाइड करें, डार्क चीजें बताएं जो भी है। डार्क से शुरू करें। बिल्कुल, जैसी आपकी लोगों को आपसे जो सबसे ज्यादा सुनना पसंद है वो है डार्क सीक्रेट ऑफ रिचेस। आपके इतने पॉडकास्ट में मोस्टली का थंबनेल यही होता है। तो जी बहुत चीज़ें बताई हैं आपने उनकी फिल्थी गेम से लेके शौक ये वो। तो डार्क साइड से एक चीज़ होती है जिसपे कि बहुत सारे, हमने एक बार आपकी इसमें बात भी करी थी, गेम्स जैसे खेले जाते हैं, गेम्स खेलते हैं बिलियनर्स जो किसी का अंग काटो, किसी का ये काटो। एक और चीज़ अभी बड़ी फैसिनेशन वाली चीज़ हो रही है जो ज़्यादातर चाइना की तरफ से हो रही है, चाइनीज़ बिलियनर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्लोनिंग पे काम कर रहे हैं। क्लोनिंग मतलब एक भानु के जैसा और एक भानु बनाओ। बट व्हाई इज दैट? वो इसलिए है, कहीं ना कहीं ये जो अमर होने की शौक है ना, ये बिलियनर्स का शौक आज भी है। आप खुद देखो, वो विदेशी यूएस का एक बिलियनर है, लोग नाम मैं भूल गया हूँ तो कमेंट्स में बताएंगे, हाल फिलहाल में इंडिया आया था। वो क्या चाहता है? वो यही चाहता है ना कि मेरी उम्र जिंदगी भर बढ़ते जाए, मैं एज बहुत कर लूँ। उसने पॉडकास्ट में मास्क पहन के दिया था। मास्क पहन के थे, एग्जैक्टली। वो उस कमरे में बैठा था मुंबई महाराष्ट्र में जहाँ पर कि एयर प्यूरिफायर चला है, बड़े बड़े बिलियनर्स बैठे, वहां पर उसका दम घुटने लग गया और वो बीच में चले गए। बैठा नॉर्मल था, उसने थोड़ी बार खुद बोला मैं लगा दूं, और फिर मेरे को अजीब लग रहा है, वो चले भी गया। उस पॉडकास्ट पूरा नहीं किया था? नहीं किया, पूरा पॉडकास्ट देखेंगे तो चले भी गया। भाई मेरे को बड़ा ऑड लग रहा है, यहाँ पे मैं सहन नहीं हो रही मास्क के बाद भी। N95 पहना हुआ था उसने, वही जो कोविड में अपन मास्क पहनते, और उसके बाद चले गया। तो आप सोचो, हर बिलियनर कहीं ना कहीं अपनी उम्र को रोकने का ये सारे तरीके तो कर ही रहे। चाइना कैसे कर रहे हैं? चाइना ये कर रहा है कि बेसिकली जो क्लोनिंग की चीज होती है ना वो इलीगल है।
क्या हुआ था 1996 के आसपास, जो पहली एक शीप थी जिसका नाम शायद लीजा था, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, लोग करेक्ट कर सकते हैं। सो 1997 में एक शीप की क्लोनिंग करी गई थी, जिससे कि हर जगह दुनिया में वाहवाही हो गई थी कि वाह यार, इस तरह से एनिमल को अगर इस तरह से क्लोन कर सकते तो इंसान को भी। लेकिन इसका हार्मफुल इफेक्ट देख के कहीं ना कहीं सारे देशों ने इसको इलीगल करार दिया था। लेकिन फिर क्या हो गया कि चाइना ने 2018 में ये चीज़ खुलासा बाहर आया कि भाई चाइनीज़ लोग तो बेबीज़ की क्लोनिंग कर ही रहे हैं। अब देखो क्लोनिंग का ना मेन क्या है, एक प्रोजेक्ट बड़ा खर्चीला होता है, 300 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट के लगते हैं। अच्छा, मेरी कॉपी बनाने में 300 करोड़ 300 करोड़ तो ऑब्वियसली इतना एक्सपेंसिव है, तो वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी फंडिंग चाहिए। करेक्ट। अब गवर्नमेंट के पास तो दूसरे काम भी रहते हैं कि डिफेंस में खर्च करना है, इंफ्रा में करना है, सस्टेनेबिलिटी, तो उसके चक्कर में वो इतना कर नहीं पाते। लेकिन चाइनीज़ वाले तो होते ही हैं एक कदम आगे, तो वो लोग मतलब चाइनीज वालों को देखो, चाइनीज वाले ना एक अलग तिकड़म चलाते हैं। आजकल ईवी का क्रेज बड़ा चल रहा है, ईवी। चाइनीज वालों ने 15 साल पहले जाके क्या किया, ईवी की माइन सबसे ज्यादा जहां पर है उनको हड़प लिया उन लोगों ने। अच्छा, वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा अफ्रीकन एरियाज़ में कि भैया देखो लिथियम तो लगेगा ही तुमको, ये और तो लगना ही है। 70% कर लिया, ताकि कल को सारे देश विदेश वाले जब ईवी में घुस जाएं, तुमको रिसोर्स के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा, हम अपने पॉलिसीज डिक्टेट करेंगे। आपको क्या लग रहा है, क्यों जब यूएस और चाइना के बीच में इतनी नौटंकी होती है रेसिप्रोकल टैरिफ की, क्यों चाइना इतने जोर शोर से हाँ भाई कर लो, तुम 150 हम 200, तुम 250 हम 300% क्यों चल रहा है? क्योंकि चाइना को भी पता है, चाइना ने अपने डिफेंस सिस्टम को इतना तगड़ा बना के रख लिया हुआ है कि उनके पास 5th जनरेशन फाइटर जेट्स इतने सारे हैं कि कल को अगर उनको भी पता है कि यूएस उनके साथ युद्ध भी कर लेना तो हम इनको निपटा देंगे। ऐसी ऐसी जगह पे हमने अपने चीजें रेडी करके रखी, आइलैंड खरीद रखे हैं, कहाँ एग्जैक्टली। इसलिए अभी यूएस और चाइना वाला सीन, वो अगर आपने एक रील देखी होगी जिसमें 2 कुत्ते रहते हैं, एक गेट लगा रहता है, दोनों भौंकते रहते हैं, लेकिन जैसे ही गेट खुलता है दोनों चुप हो जाते हैं, फिर गेट बंद होता है, अगर ध्यान आ रहा होगा एक वो था, फिर फेस करेंगे तो बस वही चीज हो रही है। दोनों एक दूसरे को बस ललकारते रहते हैं, दोनों बोलते रहते हैं, दोनों को पता है कि भाई अगर रणभूमि में निकल गए तो बहुत घमासान हो जाएगा। तो ये एक चीज है। तो कहीं ना कहीं डार्क, ये क्लोनिंग वाली जो ने बोली, इसमें मान लो एक बिलियनर ने क्लोन बनवा लिया, ठीक है, तो उसका फायदा क्या हुआ? देखो एक सिंपल सी बात है, एलॉन मस्क एग्जांपल लेते हैं। एलॉन मस्क बोलेगा भाई कि यार मेरा जैसा दिमाग तो और किसी का है नहीं, ठीक है, अच्छा, तो दिमाग किसी और में डाल दे, एग्जैक्टली अमर करवा दे रहा है अपने ऑर्गन को। तो आप ये खुद सोचो, मतलब बेसिकली ये इमॉर्टलिटी क्या कर रहे हैं कि भाई मान लो एलॉन मस्क का दिमाग जैसा चलता है, उसको मंगल ग्रह जाना है, ठीक है, मतलब आपको और मेरे को जाना होगा थाईलैंड वाली, उसको जाना मंगल ग्रह, ठीक है। हाँ। तो एलॉन मस्क बोलेगा कि भाई अब मंगल ग्रह जाने के लिए मान लो उसके कैलकुलेशन निकालते हैं कि 70 साल बाद मैं पहुंचूंगा, एज्यूमिंग उसकी जो एज है उसके हिसाब से वो सिर्फ 30 साल और जी सकता है। तो वो 70 साल का प्लान कैसे पूरा करेगा? तो विल ट्राई टू क्लोन द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ हिज ब्रेन, कि भाई मैं रहूं ना रहूं, मेरी प्रतिमा रहेगी, मेरी आत्मा रहेगी उस तरह से। तो दैट इज वो पहुंचेगी कि एट द एंड में एलॉन मस्क पहुंच के ही जाएगा। सो दैट इज हाउ, इसलिए इतना सारा रिसर्च चलता है लॉन्जिविटी पे, इसलिए इतना सारा चीज चल रहा है स्किन केयर वाली चीजों पे, इतनी सारी चीजें कि किसी तरह से देखो कोई भी इंसान अमर कैसे हो सकता है, उसकी सेलुलर ग्रोथ की स्पीड स्लो हो जाए। तो सिंपल सा साइंस यही कहता है। हम लोगों की सेल्स की ग्रोथ हो रहती है, एजिंग होती रहती है, बहुत ही हैपेजार्ड ग्रोथ हो जाए तो कैंसर हो जाता है। तो ये चीज है। अगर किसी ने, तभी तो ऋषि मुनियों की अगर हम बात करें, जैसे हमने एक पॉडकास्ट में काफी स्पिरिचुअल चीजें भी बात करी है, तो क्या होता है कि वो लोग डीप ब्रीदिंग टेक्निक से, योगिक क्रियाओं से अपनी उस चीज की स्पीड को स्लो कर लेते हैं। तभी तो ऐसे काफी सारे योगी रहते हैं जिन्होंने ब्रीदिंग टेक्निक्स को इतने बढ़िया तरीके से मास्टर किया कि उनकी उम्र 1000 वर्ष से ज्यादा हो गई है। अभी लेटली मैंने सुना था, एक बंदे ने खुद बोला था, मैं मिल के आया हूँ 1100 साल के हैं। अब जस्ट इमेजिन करो। बट हाँ, ये रिवील नहीं करता कहाँ पे हैं, कहाँ रहते हैं, ये लोगों को दिखाना ही नहीं है। वो अपनी योगिक क्रिया में खुश हैं, वो अपने ध्यान साधना में खुश हैं, उनको कोई शोशाबाजी नहीं करनी है। प्रॉब्लम क्या होता है कि जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको इस चीज़ पे विश्वास ही नहीं होगा। हाँ। हमारे सनातन धर्म पे विश्वास ही नहीं होगा कि भाई इतनी सारी चीज़ें हैं। बट ये हकीकत है, हिस्ट्री में भी देखी गई है। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि चिरंजीवी आज भी घूम रहे हैं। सो बेसिकली वो उस लेवल पे चलेगा और धीरे धीरे हमको इन चीज़ों पे विश्वास हो ही रहा है, क्योंकि साइंस अब कह रहा है ना कि डीप ब्रीदिंग करने से आपका माइंड काम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है, तो आप ज़्यादा जीते हो। सिंपल था। लेकिन हम सब शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रीदिंग हमारा लास्ट प्रायोरिटी आता है। पहले इतनी सारी चीजें, उसके बाद क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक चल ही रहा है, इस पे क्या ही देखना है, करेक्ट। ये वाली चीज होगी तो डीप ब्रीदिंग करता है हेल्प। तो लाइक वाइज तो ये जितने बड़े बड़े बिलियनर्स हैं, तो ये मल्टीपल चीजें कर रहे हैं। सारे बड़े बिलियनर्स किसी प्रकार से अपनी एज को मेंटेन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, ताकि वो और ज़्यादा काम और ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकें। सारे बड़े बिलियनर्स किसी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं पूरी दुनिया को, कि कुछ भी हो जाए हम चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। और उसके लिए उनके हाथ जितने गंदे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो हाथ गंदे हमको लग रहा है,
वो अपने माइंड में बना चुके हैं ये तो सही चीज है, ये तो करनी ही चाहिए। सारे बिलियनर्स का आप ये देखो ना, जॉन डी रॉकफेलर थे जो सबसे बड़े ऑयल के व्यापारी थे, अमेरिका को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने अमेरिका की बिल्कुल व्यवस्था, सारी चीजें, इंडस्ट्रियलाइजेशन अमेरिका को 3 लोगों ने बनाया था। जॉन डी रॉकफेलर उसने तेल के हिसाब से बनाया था, जेपी मॉर्गन जो आजकल हम इन्वेस्टमेंट बैंक सुनते हैं, उन्होंने पूरा फाइनेंस की दुनिया के हिसाब से इस चीज को पूरी तरीके से लेके गए थे। और एंड्रयू कार्नेगी वो शख्स थे जिन्होंने पूरा स्टील और मेटल, यूएस स्टील आज जो बना है वो उनकी बदौलत है। अच्छा। तो एक ने यूएस स्टील, उसके पहले एक वेंडरबिल्ट करके था जिनने रेलवेज लाया था, तो एक ने रेलवेज लाया, एक ने स्टील लेके आए, एक ने बैंकिंग लेके आया और एक ने तेल लेके आया। इन सब का अमेलगेमेशन से एक्चुअली में अमेरिका आज जो है, जो मेड इन अमेरिका बोलते हैं, वो इन्हीं लोगों ने बनाया था। मेन हु बिल्ट अमेरिका करके एक सीरीज है, उसमें भी इसका मेंशनिंग है। तो ये व्यक्ति जो थे, तो जॉन डी रॉकफेलर ने अपने जीवन में बहुत सारे गलत काम किए, करप्शन किया, ब्राइबिंग करी, बहुतों को खिलाया पिलाया और बहुत रईस इंसान बने। आज जो एक्सॉन मोबिल कंपनी आप सुनते हैं वो जॉन डी रॉकफेलर की ही देन है। इन्होंने की कंपनी इतनी बड़ी बन गई थी कि सरकार जो एज यूजुअल हमेशा एट द एंड करती है कि मोनोपोली नहीं देना है तो विभाजन करो, सबको तोड़ो। तो उन्होंने सबके इसके बहुत सारे पार्ट्स कर दिए, उन्हीं में से एक एक्सॉन मोबिल इतनी बड़ी, उनमें से एक पार्ट है। और इंडिविजुअली भी आज इतनी बड़ी है। शेल भी उन्हीं का था, सब कुछ उनका था। यूएस की जितनी बड़ी ऑयल एंड पेट्रोलियम केरोसिन बेस्ड कंपनीज है वो सब इनकी थी। तो जॉन डी रॉकफेलर ने इतने गलत काम किए, इतने गलत काम किए, इतने गलत काम, और फिर 60-65 साल की उम्र में इन लोगों को, ओ भाई बहुत गलत काम कर लिया, चैरिटी शुरू हो जाती है कि भाई अब तो 5 साल बचे, 6 साल बचे, सारे हॉस्पिटल्स बनाओ, सारे लाइब्रेरीज बना दो, सारे ये बना दो। तो ये वाली चीज है। कहीं ना कहीं इन बिलियनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इसी में ऐड ऑन कर दो, कुछ 2-4 तड़के दे के आगे चलते हैं। देखो, डार्क तो रिचर्स की लाइफ ही पूरी डार्क रहती है टेक्निकली देखा जाए, लेकिन ये बड़े अलबेले टाइप के होते हैं। अब इस पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं देश विदेश में। तो अभी रिचेस्ट की सबसे डार्क चीज़ है कि सबसे ज़्यादा धनवान लोग जिनके पास एटलीस्ट 10,000 करोड़ से ज़्यादा रुपए हैं, वो तेल पे पैसा नहीं लगा रहे, वो मिसाइल पे पैसा नहीं लगा रहे, वो पानी पे लगा रहे हैं। पानी पे क्यों लगा रहे हैं? अब समझाते हैं इस चीज़ को। कनाडा के जो सेकंड रिचेस्ट फार्मर हैं एट दिस प्रेजेंट, जो कपल हैं जिनका नाम लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, तो जो कपल हैं वो कनाडा के 90% से ज़्यादा वाटर रिजर्व्स को ओन करते हैं। अच्छा। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, आज से कुछ महीने पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां आग लग गई थी काफ़ी सारे फॉरेस्ट में वहाँ पे, और लोग कंप्लेन कर रहे थे कि ये बिलियनर्स के चक्कर में हो रहा है। तो बिल्कुल सच था, क्योंकि क्या हो गया, जब सारा पानी का रिजर्व अगर केवल एक फैमिली ओन करके रखेगी तो कहीं ना कहीं फायर एक्सटिंग्विशर से लेके ये सारी चीज़ों को कहाँ मिलेगा, ड्रॉट रहेगा, गर्मी बढ़ेगी, तो ये वाला प्रॉब्लम तो होना ही है और उनकी डिमांड आ जाएगी। अब उन लोगों ने क्यों ओन करके रखा है, क्योंकि उन्होंने 15-20 साल पहले बहुत मास्टर प्लान चलाया। उनका धंधा किसका है? ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स में भी जो अमेरिकन कैनेडियन पिस्ता बोलते हैं, पिस्ताशो जो बोलते हैं, महंगे बिकते हैं, महंगे, आवाकाडो, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें जो हो जाती हैं। काफ़ी सारे ऐसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो इतने महंगे इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसमें ग्रो करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। ओके। अब ये लोग एक्सपोर्टर हैं ड्राई फ्रूट्स के, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनको पानी की बहुत आवश्यकता रहेगी। तो उस पानी के चक्कर में इन्होंने सोचा इतना पानी हम कहाँ से लाएंगे, तो उन्होंने वहाँ के पॉलिटिशियंस को ब्राइब करना शुरू किया। इतने हद तक किया कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स भी बदलने लग गए जो पूरे फेवर में आने लग गए इन लोगों के। वाटर रिसोर्स नेचुरली तो गवर्नमेंट के हक में होना चाहिए ना, तो वही गवर्नमेंट खिला के निकाल गई गवर्नमेंट, वो वाली चीज कनाडा में हो गई, तो ये लोग ओन करने लग गए। और ये सेवर उधर की बात नहीं है। अभी एट प्रेजेंट आप जितने भी बिलियनर्स को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं सीक्रेटली इस चीज को समझ गए कि वाटर की स्कैरसिटी हर जगह होनी है। और वाटर एक एसेंशियल चीज है। देखो, इंसान की बॉडी में 70% से ज्यादा पानी है, ठीक है, उसको जीने के लिए भी पानी की आवश्यकता रहेगी। कहीं ना कहीं अगर आप फूड प्रोड्यूस भी करना चाहोगे, एग्रीकल्चर करना चाहोगे, उसके लिए भी पानी की आवश्यकता है। किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मशीन में भी इनपुट के नाम पे पानी ही जाता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी ही जाता है। तो पानी की जो एसेंशियल ट्रेट है वो इसलिए इतनी ज़्यादा मानी गई है। तो कहीं ना कहीं बड़े बिलियनर्स को लगता है कि अगला जो युद्ध होगा वो पानी के चक्कर में होगा, विश्व युद्ध होगा वो पानी के चक्कर में होगा। एग्जैक्टली। तो वो स्कैरसिटी जो हो रही है उसको उस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए, स्केर्स रिसोर्स के लिए सबसे ज़्यादा बिलियनर लगा रहे हैं पैसा पानी में। आप खुद देख लो, हम लोग जब भी कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं वो फ्री की चीज़ के लिए हम 20 रुपए का बॉटल खरीदते हैं। करेक्ट। और दुबई जाके तो 200 की खरीद रहे हैं, 200 के खरीद रहे हैं। मजबूरी है, खरीदना पड़ेगा। और अब हम इतने यूज टू हो गए कि हम उसको एक एसेंशियल एक्सपेंस समझते हैं कि भाई जा रहे हैं तो लेना ही पड़ेगा ना। हम वो पहले जमाने जैसा नहीं है कि अरे यार 20 रुपए कौन देगा, अब तो वो एसेंशियल हो गया कि भाई जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने। वही केदारनाथ में, वही अगर आप ऊपर की तरफ चले जाओ तो 20 रुपए का बॉटल 100 रुपए का हो जाता है। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि वही डिमांड सप्लाई का गेम हो जाता है ना, ऊपर कोई सप्लायर करने वाला है, कम लोग हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वो दाम बढ़ा देते हैं, वही 20 रुपए की बॉटल 100 रुपए में बिकती है। क्योंकि
क्योंकि वो जो टो करके ऊपर जाता है बंदा अपने कंधे पे लेके, वो पूरे लॉट को जो लेके जाता है वो खुद 2,000 रुपये लेता है, क्योंकि भाई मैं नीचे से चल के ऊपर तक जा रहा हूँ, तो वो ले रहा है, तो वो ठीक है, वो अपनी मजदूरी कमा रहा है, और ये वाली चीज़ है। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, अगर आप और एक साइड देखोगे, बिलियनर्स का एक और तरीका है, हम लोग बड़ा हाइप मचाते हैं, क्या डाइवोर्स कर ले रहे हैं, डाइवोर्स कर ले हैं, देख रहे हो बिलियनर्स, बिल गेट्स का कभी सोचा भी नहीं था इतना इस एज में ये डाइवोर्स क्यों कर रहे हैं, कि इनको, हमारे देश में तो लोगों के दिमाग में है ना डाइवोर्स मतलब एलिमनी, नहीं, यूएस के काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो बताते हैं कि एक अमाउंट के बियॉन्ड जब आपकी नेटवर्थ हो जाती है तो एक्स्ट्रा, जैसे हमारे इधर सरचार्ज लगता है करोड़ों के ऊपर, तो सरचार्ज और एक्स्ट्रा टैक्सेस होता है, प्लस जब आप अपने बच्चों को ट्रांसफर करोगे तो उस पर और टैक्स लग जाता है, ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें एक दूसरा सिस्टम है कि अगर पति पत्नी अलग हो जाते हैं और इस चीज़ का विभाजन हो जाता है तो उसमें से 50% टैक्स और ये सारी चीज़ें बच जाती हैं। वो तभी डिवोर्स के बाद भी साथ ही रह रहे हैं, साथ ही वो दिखाने के लिए वो डाइवोर्स हो गया। बाकी तो वही, ये सिंपल सा एक लड़का लड़की है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी शादी हो गई, 25 साल से रह रहे हैं, लड़के ने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, लड़की समझती है कि काम करते हैं ना, दुनिया को दिखा देते, उसमें क्या है, अपन दोनों तो साथ ही में, दुनिया के लिए पूरा डाइवोर्स वाइवोर्स ये सब करवा दिया है, साथ में वही सारे जीवन बढ़िया चल रहा है, मस्त ऐश चल रहा है। फर्क ये है कि बीवी अब सामने नहीं आती है और जो पति हैं वो किसी चाय वाले के साथ चाय पीते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो बस यही वाली चीज़ है, तो दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें ये लोग दिखा रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है। और देखो नॉर्मल जनता को तो क्या है, मीडिया के उस चीज़ से किसी तरह, एग्जाम्पल के तौर पे बिल गेट्स के ऊपर जब कांग्रेस का केस चल रहा था तो एक अखबार ने छापा था द मोस्ट इविल पर्सन ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स। उसी अखबार ने 2 वर्ष बाद छापा द बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द डिकेड, बिल गेट्स, क्योंकि वो 2 साल के अंदर बिल गेट्स ने वहाँ पे स्टेक ले लिया था। तो आप समझ रहे हो, ले लिया, कुछ चैरिटी गा दी, चैरिटी हो गई, और फिर यहाँ पर वही बदल गया। जब हम ऐसे बॉलीवुड की और ऐसे कुछ इनसाइडर्स वीडियोस कई बार आ जाती हैं, ऐसे पूरा घूमता है हॉल में, विकी कौशल बैठा है, रणवीर बैठा है, मलाइका बैठी है, ये बैठे हैं, दीपिका भी थी शायद उस पे ना। हाँ दीपिका, उन सब की आंखें ऐसी क्यों थी यार? देखो क्या होता है कि जैसे हीरो हीरोइन बोलते हैं ना, तुम्हारी आंखें बड़ी नशीली हैं। तो सबकी नशीली क्यों थी भाई? तो सबकी नशीली, सब हीरो हीरोइन थे ना। देखो सीन क्या रहता है कि अब बड़े लोगों की तो अलग अलग पार्टीज रहती हैं, अलग अलग, एंड इट्स इन कॉमन डोमेन, रेव पार्टीज होती हैं, नॉर्मल पार्टीज होती हैं, एंड बॉलीवुड का कल्चर वैसे प्रोमिनेंट है, नॉट जस्ट बॉलीवुड, सेलिब्रिटी कल्चर अक्रॉस द ग्लोब इस तरह चीज़ों से प्रोमिनेंट है। तो सीन क्या होता है कि देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं। पहले तो इनका प्रोफेशन बाहर से बहुत अच्छा दिखता है लेकिन होता बड़ा स्ट्रेसफुल है। सो बहुत सारे लोग स्ट्रेसफुल चीज़ को डील करने के लिए मेडिकेशन के तौर पे सेल्फ डायग्नोसिस करके थोड़ा थोड़ा पहले लेना शुरू करते हैं। क्या डिफरेंट किया है, वाह। मतलब ठीक है भाई, हाँ। सब ये सारे दुश्मन थोड़ी बनाने ये भी है। तो वो चीज़ है। बट चलिए देखो, उनके आंखें क्यों ऐसी थी वो तो ऑडियंस बताएगी। मेरे को लग रहा है रसना वसना पिया था उनने, आंखों में गिर गया, आंखों में मेरे को लग रहा है रसना चढ़ गया था। बाकी उसके चक्कर में थोड़ा एक्सटेसिक हो गए होंगे वो लोग। बाबिल खान की वीडियो देखी आपने हाल ही में? कौन सी डाली थी? स्वर्गीय इरफान खान के बेटे, उन्होंने भी स्टोरी डाली थी कि अच्छा हाँ, कि मेरे को बहुत वो किया जा रहा है, और वो वेरी शिट 15 मिनट में डिलीट कर दी। यार वो कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी कुछ अलग मूवी या सीरीज आने वाली है जिसकी वो पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं। यार वही कह रहा हूँ कि ये दुनिया इतनी ज़्यादा फेक है ना ये वाली साइड की, कि समझ में नहीं आता सही क्या है गलत क्या है। एंड जितना आप इसके अंदर जाते हो पता लगता है 90% फेक ही है। जैसे हाल फिलहाल में ये इन्फ्लुएंसर्स में ये चीज़ हो रही है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हाल फिलहाल में एक बीच में किस्सा चला था कि एक महाराज जी के पास एक इन्फ्लुएंसर की वाइफ बैठी, वो भी खुद इन्फ्लुएंसर है, डाइवोर्स की बात हुई है तो, और काफी लोग भावुक हो गए थे उनके कोर फॉलोअर्स की, भाई ये तो कितनी जेन्युइन चीज़ है। एक ने एक की साइड ले ली, एक ने दूसरी की। हाँ, और लोग गेस कर पाएंगे शायद, क्या लगता है कर लेंगे? कर लिया होगा। अच्छा ठीक है। तो बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं भी एक सेकंड के लिए हो गया था भावुक थोड़ा सा, मतलब टची तो लगता है यार कि इतना बढ़िया दो दिखते थे, ब्लॉग्स आते थे, एग्जैक्टली बच्चे। बट देन मैं फ्लाइट में जा रहा था इंडिगो में, तो जो लेग स्पेस वाली जगह थी वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग वाले इंडिगो के ही वो बैठे थे, मैं पीछे बैठा हुआ, तो उन्होंने मेरे को रिकग्नाइज कर लिया, तो बोले सर इधर बैठो। मैं चलो ठीक है, बढ़िया मीर भी बुलाया। तो फिर बातों बातों में मैंने निकाला कि भाई क्योंकि ये भी फ्लाइट क्रू हैं, ये हैं, वहीं से तो बात एक निकली। तो मैंने बोला भाई ये भाई साहब हैं, इनके एक बार में, क्योंकि वो उनसे मिले हुए, उनके दोस्त रह चुके, ट्रेनिंग भी करे हुए, बोले सब फालतू है, मैक्स 20 दिन रुको, 20-25 दिन देखो, पता लग जाएगा, पब्लिसिटी है। पब्लिसिटी के लिए इतना बुरा कैसे कोई गिर सकता है? बोले आप देखना। फिर हमने हमारी दूसरी बात करी,
एंड 30 दिन के अंदर आप देखिए साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, साथ में घूम फिर रहे हैं जैसे कि वो कुछ था ही नहीं। जैसे महाराज जी ने। एंड फिर मेरे को कनेक्ट हुआ कि कभी वो साइकिल में चल रहे हैं क्रिकेटर के लिए, वो भी एक पब्लिसिटी है। कभी वो बोल रहे हैं मैं ये करूंगा, वो भी और पब्लिसिटी। क्रिकेटर ने भाव भी नहीं दिया था। भाव भी नहीं दिया। कभी एक यूट्यूबर के साथ पंगा ले ले रहे हैं, वो भी सेम चीज़ है। तो इट इज़ ऑल पब्लिसिटी। लेकिन पब्लिसिटी के लिए कितना, तो आप सोचो कितनी, मतलब जब एक छोटे इन्फ्लुएंस में आप इतने फेक हो सकते हो तो वहाँ तो गेम ही बड़ा अलग चल रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ नाम बिना लिए हुए, एक एक्टर है बहुत पॉपुलर है। ओके। एक एक्टर है जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिनको बहुत माना जाता है, ठीक है। ओके। तो न्यू एज एक्टर है। हाँ, न्यू एज एक्टर है। लोग शायद गेस, पता नहीं, मेरे को नहीं पता गेस कर पाएंगे कि नहीं, कर लो तो बताना। तो एक एक्टर है, उनका कुछ समय पहले बेबी भी हुआ। अच्छा। ठीक है। और सब बोलते हैं, कहानियाँ किससे चलती हैं कि कितने अच्छे हैं दोनों, कितने दोनों साथ में रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल ऑन स्क्रीन तो बहुत साथ है। तो मैं बैठा हुआ था एक बहुत बड़ी म्यूज़िक बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी के साथ। तो लंच का समय था, तो वो और मतलब म्यूज़िक कंपनी के जो एक बहुत बड़े पोजीशन में थे, प्लस एक मैगजीन वाले वो आके बैठे जिनको इंटरनल सब पता रहता था। अच्छा। तो बातों बातों में उन्हीं की बात आई। हाँ। तो हम बोले यार देखो कितना बढ़िया प्रेम है इनका, तो ये एक्टर एक्ट्रेस का तो कितने अच्छे हैं आपस में। हाँ। फिर बोले भाई साहब अब आपको हकीकत बताते हैं। मैंने बोला बताइए। तो बोले आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि अब उन जनाब को एड्स बहुत मिल रहे हैं लेकिन उतनी मूवीज़ नहीं मिल रही है। हाँ, बीच में तो बहुत तगड़ी बस एक पुरानी मूवी का वो आने वाला है सीक्वल शायद। हाँ, वही सीक्वल आने वाला है। थोड़ा। हाँ, तो बस ये। तो हमने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो बोले ऐसा क्यों? तो उन्होंने हीरो के बताया। बोले भाई साहब क्या था कि बीच में उनका पूरा चलन चल गया था, बैक टू बैक उनकी बहुत ही सुपर हिट मूवी हो रही थी। कोई प्रोड्यूसर अगर 10 रुपये लगा रहा था तो 10 रुपये का 70 रुपये कमा रहा था। 6-7 गुना चल रहे थे। अच्छा। तो ऑब्वियसली कि उनका ऐसे केस में उगते सूरज को सबका सलाम, तो सारे डिमांड पूरे होते थे। तो ये जनाब के डिमांड क्या रहते थे कि भाई मैं किसी भी सेट पे आऊँगा तो मेरे को एक नहीं, मेरे को 5 वैनिटी वैन चाहिए। 5 वैनिटी वैन चाहिए इस एक्टर को। और वो एक प्रीमियम क्वालिटी होता है जिसका कॉस्ट होता है 97,800 रुपीज़ पर वैन। पर डे पर डे रेंटल्स पे होते हैं। तो ये हो गया प्लस, मतलब ये हो गया 97,800। और इसमें सारी फैसिलिटी इंक्लूडेड भी नहीं है, ये प्रीमियम वैन्स हैं। ओके। तो मैंने बोला 5 वैन किस लिए? बोले एक वैन होता था जिसमें कि उनके ना हमेशा वो 9 से 10 क्रू मेंबर्स को लेके चलते थे। अच्छा। तो ये उनके लिए कि भाई कभी उनको आराम करना है, ठीक है। कोई उनकी सेक्रेटरी, कोई उनका म्यूजिक सिस्टम लेके अगर चल रहा ये है। बोलने की बात थी शायद। नहीं, ये सही था। पहला वैन तो उसके लिए। ठीक है। दूसरा वैन किस लिए? जिसमें थोड़े जिमिंग इक्विपमेंट और ये सारी चीजें, थोड़ा फिटनेस के लिए, वैसा सीन है तो पंप करने के लिए, प्लस ऐसे भी नहीं भी हो तो वो शेड्यूल रहता है ना हीरोज लोगों का कि भाई करना है दूसरे तो वो उसके लिए बढ़िया। तीसरा किस लिए? तीसरा मेकअप के लिए बिल्कुल बनता है भाई, चलो ठीक है अलग रखवा लो एक तीसरा। चलो मान भाई हाँ कि कभी आना है तो वो पर्सनल में ही मेकअप और वो सब जो चीज़ें करनी है वो उसके लिए हो गया। चौथा वाला किस लिए है? चौथा वाला इस चीज़ के लिए है कि कभी हो तो फिर उसके लिए। तो बोला अच्छा ठीक है, जुकाम हो तो उसके लिए, जुकाम है, विक्स की बात कर रहे हैं ना, तो उसके लिए। पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोले पांचवा वैन जो होता है उसकी खासियत ये है कि उसके सामने 2 हमेशा बॉडीगार्ड्स रहेंगे। ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जो बॉलीवुड में और किसी को सर्व नहीं करेंगे, किसी बिजनेसमैन को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ये प्राइवेट होंगे। और इनके साथ, इनकी एजेंसी के साथ NDA साइन हुआ है कि यहाँ पर कौन आ रहा है जा रहा है कुछ भी च से म कहीं तक नहीं होना चाहिए, इस एरिया के आगे किसी का मोबाइल तक नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं, मतलब इतनी हाई सिक्योरिटी होना। और उसी वैन में आती हैं कोई ना कोई मॉडल या हीरोइन या कोई XYZ, अलग अलग हर बार, मतलब गप्पे मारते होंगे अंदर, मेरे को ऐसा लग रहा है। बातें होती होंगी अंदर, मतलब 3-4 घंटे की तो बातें होती होंगी आराम से। और क्या होते होंगे? बातें करते होंगे, मैं ऊनो खेलते होंगे, मेरे को लग रहा है। ऊनो तो फिर वो नहीं होना चाहिए, तो मेरे को वही लग रहा है। ऊनो या फिर ब्लैक जैक भी शायद खेलते होंगे, हाँ ऐसा। तो वो है। और ये बात हो रही है शादी के बाद की। अच्छा ओके। पहले की हो तो चलो समझ में ही आया कि ये चीज़ है, अभी की बात है। तो सीन क्या हो गया कि जब टोटल कैलकुलेशन एक प्रोड्यूसर लगाया कि भैया जो हम मेन अमाउंट दे रहे हैं वो तो ठीक है, बट इसके अलावा भी हमारे दिन का तुमको मेंटेन करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है दिन का। और शूट ऐसा तो नहीं होता 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, एटलीस्ट 40 दिन का तो जाता ही है। तो पहले प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई साहब ले लो
कोई टेंशन नहीं है। बट अब जब आप उतना ROI नहीं निकाल के दोगे और आपको 5 वैनिटी के साथ वो चाहिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ये हो गई। इस हद तक की चीज़ें नॉर्मल है क्या? नॉर्मल तो नहीं है लेकिन काफ़ी होता है। जैसे मेरे को एक दुख हुआ था जब मैं साउथ गया था, तो वहाँ पे एक बहुत इन्फ्लुएंशियल इंसान से मिला जिसने मैं किसी एक्टर को बहुत अच्छा मानता था, मतलब नेचर वाइज, एक्टिंग वाइज तो अभी भी अच्छे हैं, लोग गेस करेंगे। उनकी अभी कोई एक बहुत ही सुपर डुपर हिट सीरीज भी चलती है मूवी की। ओके। तो मुझे लगा कि यार ये तो जब भी हम मीडिया में देखते हैं कितना डाउन टू अर्थ लगता है, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड फुटेजेस जो देखते हैं कि कितना बढ़िया हीरोइन को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं भीड़ में इस तरह से। तो हमको लगा था ये तो बहुत ही वैसे होंगे, मतलब वो मतलब जो भी अच्छे इंसान है, तो वैसा कुछ किया था मेरा। तो फिर तो मुझे क्या पता चला, दैट वाज मोर शॉकिंग, कि जब वो जनाब सेट पे आते हैं तो सबसे पहले क्रू सेट जितने भी होते हैं उनको पहले एक लिस्ट मिलती है, एक लिस्ट होती है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस की लिस्ट है, ये पहले सबके हाथ में आती है। पहला रूल क्या है कि जब भी वो सेट पे आएंगे, एक्सेप्ट द लीड हीरोइन या द लीड विलन, हर किसी को मुंडी नीचे रखनी है। हाँ, मुंडी नीचे रखनी है, ठीक है। आपने दाढ़ी कटवा लिया। हाँ, वही, वो बड़ी दाढ़ी में थोड़ा ऐसा होता है ना, तो वो हो गया। तो पहला, सबको मुंडी नीचे रखनी। दूसरा, एक्सेप्ट फॉर द लीड हीरोइन, एक्सेप्ट फॉर द लीड विलन, एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्टर, एक्सेप्ट फॉर द प्रोड्यूसर, हर कोई सर के नाम से एड्रेस करेगा। सर, ओके, सर, ठीक है। ये ब्रिटिश राज का जो सिस्टम है वैसा वाला। एक बार एक क्रू मेंबर, एक स्पॉट बॉय ने सर नहीं बोला था, उसको निकाल दिया गया वहां से, सिर्फ सर नहीं बोला उसने, ठीक है। दूसरा, तीसरा, जितने चेयर्स कहीं पर भी बैठने के लगे हुए हैं, बाकी सारे चेयर से एटलीस्ट आधा फीट ऊपर उनका चेयर हो, हाइटेड चेयर होनी चाहिए, कि भाई एक रॉयल फीलिंग होनी चाहिए, एलिवेटेड फीलिंग होनी चाहिए। तो आप सोचो, इसको मैं ह्यूमिलिटी तो नहीं कहूंगा, जिस तरह के रूल है, ऐसे और भी काफी सारे रूल्स हैं। ये तो उससे भी परे हो गया शायद। और एक साउथ इंडियन एक्टर का मैं अगर बताता हूँ, उसके लिए भी मेरे को बड़ा वो लगा। उनकी एक मूवी आई थी जिसमें वो प्रेम में पूरी तरीके से खो गए थे और लास्ट में उनको मिली भी नहीं थी और वो मर भी गए थे। तो और एक गाने के कारण वो काफ़ी हिट हो गए थे बहुत पहले, ओके, ठीक है। तो मेरे को लगा तो ये तो बड़ा हम्बल इंसान है यार, तो कितना सिंपल है। अभी चलो बता ही देते हैं। तो हाल फिलहाल में साउथ में एक पार्टी थी, क्योंकि अगेन कोई एक मूवी बहुत बढ़िया चली थी, तो उसमें एक किसी ने आइटम नंबर किया था, एक हीरोइन ने, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन कि वो बेचारी को, ठीक है, जो भी इवेंट के पैसे मिले होंगे, ठीक है, बट उसको बार बार खींच के अपने लैप पे बिठा रहे हैं। और वो खुद भी तो अच्छी एक्ट्रेस हैं। शी इज, बट स्टिल जस्ट इमेजिन। अभी उनका किसी के साथ हुकअप का बात चल रहा है, कोई वो मूवी आएगी तो शायद हो सकता है उसी चक्कर में कर रहे होंगे कि भाई मेरे को तो डॉक्टर बहू चाहिए एंड ऑल दोस थिंग्स, ऐसा जो भी है। बट आप सोचो, लैब पे बिठा रहे हैं, फिर उसके बाद वो बंदा हमेशा कि पार्टी में जाएगा तो भाई मेरे को एटलीस्ट 3 लड़कियां चाहिए। वो तो किसी बहुत बड़े स्टार के कुछ रिलेटिव भी हैं, उस हिसाब से समझ शायद गए होंगे। तो मतलब ये आप सोचो, हम क्या सोच रहे हैं और दुनिया क्या निकल रही है। हम सोच रहे हैं कि और वाइट वॉश करना कितना आसान है, सिंपल सी चीज़ होती है। किसी भी एक्टर का अगर बहुत ज़्यादा ये हो जाता है तो सिंपल सा है, उसी का कोई प्रोड्यूसर दोस्त होगा जो उसी की बायोग्राफी पे एक बढ़िया सी मूवी बना देगा। लोगों को पहले लगता था कि भाई इनका टेररिस्ट से ताल्लुक होगा, लेकिन पूरा वाइट वॉश कर देगा और लगेगा भैया तो भला मानुस था एकदम, है ना। ये तो माँ बाप के लिए कर रहा था। बिल्कुल, ये तो सब कुछ माँ बाप के लिए किए हुए। तो यही चीज़ होती है बॉलीवुड में, वाइट वॉश करवाया जाता है। बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, जो भी बोलो, मतलब बाहर विदेश में ऐसे नहीं है कि बॉलीवुड ही बदनाम है। सब 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 मतलब देखो, हॉलीवुड तो भी थोड़ा सा अलग चलता है, ठीक है। चलो हमें उससे लेना भी कमी है। अभी जैसे बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैम क्या चल रहा है? बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्कैम अभी चल रहा है जिसको बोलते हैं लुक मैक्सिंग। लुक मैक्सिंग, मैक्स का मैक्सिंग। लुक मैक्सिंग क्या हो गया कि भैया बोटॉक्स करवा देना, फिलर्स, ब्रेस्ट इम्प्लांट्स करवा लेना, ये सारी चीज़ें। प्रॉब्लम क्या है कि ऑब्वियसली आपका प्रोफेशन डिमांड कर रहा है, जो भी कर रहा है आप ये चीज़ें कर रहे हो, जो लॉन्ग रन में क्या इफेक्ट करेगा आपको भी नहीं पता। बट प्रॉब्लम है जब आप स्क्रीन पे आके कहते हो कि दीज आर नेचुरल। अरे भाई, सबको अब पता चल रहा है नहीं है नेचुरल। लोग इन्फ्लुएंस हो गए, साला सोच रहे हैं कि क्या है। इसी चक्कर में लास्ट 3 साल में 2.2 मिलियन केसेस बढ़ गए हैं। नॉर्मल लोग जो ये सारे ऑपरेशंस और ये सब करवा रहे हैं, क्योंकि वो स्टैंडर्ड सेट हो गया कि भैया
45 ईयर 40, अरे भाई हद ये हो रही है। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ऐसे सेट हो रहे हैं कि एक 17 साल के बच्चे यूट्यूब चैनल देख देख के ओ माय गॉड दीज आर द ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। वो 50 किलो की थी, वो लिप लिप करवा रही है और वो एक्सट्रीम डाइटिंग करके 50 किलो की 25 किलो की होके मर गई। ऑब्वियसली क्योंकि आप अपनी बॉडी को इतना ज्यादा इतना माल न्यूट्रिस्ट कर दोगे तो कुछ बचा ही नहीं ना। 50 किलो के 25 किलो 17 साल की लड़की, उसकी डेथ हो गई। लिप, कुछ लोग हैं जो ऑनेस्ट है, जैसे उर्फी आई, उर्फी ने कहा कि 18 साल की उम्र में मैंने अपना लिप वाला वो करवाया था जो गलत हो गया, तो उसको मैंने वापस रिवर्स करवाया। श्रुति हसन है, वो क्लियरली बोलती है कि हमने कुछ, अनुष्का बोलती है, अनुष्का जो बोलते वो ठीक है, बाकी सब ने ये स्टैंडर्ड ऐसा सेट कर दिया। तो लुक मैक्सिंग इतना बड़ा ये ट्रेंड बन गया अभी हाल फिलहाल में, ये मतलब लोगों को इतना ज्यादा वो हो गया। फॉर एग्जाम्पल हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट में 3 इंजीनियर्स की अभी हाल फिलहाल में मौत हुई, जिनने 2 में से अच्छी जगह से कराया था, ऐसे गलत जगह से नहीं, अच्छी जगह से कराया था। बट मीडिया ने हल्का सा करके वो कर दिया। क्यों भैया, लोगों का बिजनेस कम होगा ना, पूरे ट्रांसप्लांट बिजनेस का। सही बात। एग्जैक्टली तो उस चीज़ को वो ये नहीं समझ रहे हैं कि जब आप देख रहे हो बड़े बड़े स्टार्स को, तो वो दुबई यूएई जाके बेस्ट ऑफ द बेस्ट डॉक्टर से लाखों करोड़ों खर्च करके, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट होता है, साथ में उनके गाइड होते हैं जो ये सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, उसके बाद ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। एंड हमारे फ्यू ऑफ ये फेमस खान, इन सब ने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। एग्जैक्टली हम सबको लग रहा है इनकी झुर्रियाँ क्यों नहीं आ रही, आपको पता नहीं है इनके फिलर्स हैं यहाँ पे सब कुछ। तो वो नेचुरल चीज़ें नहीं है, वो अननेचुरल है। और दूसरी चीज आप समझो, वो सब एक्सपर्ट के सुपरविजन में करते हैं, उनका महीने का करोड़ों का खर्चा जाता है क्योंकि उनका प्रोफेशन डिमांड करता है। एंड अभिषेक भाई, इसीलिए जब आज हम कहते हैं ना कि आज आपसे एक्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि जब वो ऐसे करते तो उनकी लाइनें नहीं बनती। एग्जैक्टली, क्योंकि फेक है, फेक है। आप बहुत सही, आप कहते हो कि यही भाई जब रोते हैं हंसते हैं तो एक ही एक्टिंग लगती है। एग्जैक्टली, क्योंकि नहीं चेहरा हो चुका है। और दूसरी चीज है, हमने इतने अनरियलिस्टिक, बॉलीवुड ने इतने अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस और वो सेट कर दिए। जैसे लवर्स के बीच में देख लो, मतलब पति पत्नी या लवर्स के बीच में दे दो, यार तुम मेरे को शाहरुख खान जैसे प्यार नहीं करते। अरे भाई, शाहरुख खान को 60 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वैसा प्यार करने का, उसको भी 60 करोड़ दे दो, वो उससे बेटर प्यार करके बताएगा। सिंपल सी बात है। दोज पीपल आर डूइंग बिकॉज दे आर गेटिंग पेड टू डू दैट। सिंपल सी बात है। सो वो उसको आप इंजॉय करो, मजे लो और वहीं छोड़ाओ, वहीं छोड़ाओ। ये वही वाला किस्सा हो रहा है जब दूरदर्शन पे 12 बजे एक बच्चा देखता था शक्तिमान, गोल गोल घूम के छत के ऊपर से निकल जाता और कितने लोग कूद जाते थे कि बचाने आ जाएगा। ये वही चीज है कि लोग एक डिफरेंस नहीं कर पा रहे रील वर्सेस रियल के बेसिस पे। और अगर कोई ये जाके उनको एहसास दिलाने की कोशिश करेगा तो वो उसी को खींचाता नहीं है, भाई तुमको नहीं पता यही रियल लाइफ है, यही रियल लाइफ है। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा। इनफैक्ट इस पे तो अपन और डिटेलिंग, अगर लोगों ने पार्ट क्या होगा यार, पार्ट 5 होगा, पार्ट 5 अगर कमेंट्स में बोला तो अपन इस पे और डिटेलिंग बॉलीवुड का और कवर करेंगे। कितना ही जा सकते हैं अरे तो जाने को तो बहुत ही डेप्थ है। तो बस एक नटशेल में अभी के लिए, आज के लिए समझे तो यही समझे कि भाई ये दुनिया फेक है लोग। पर मुझे एक चीज बताओ अभिषेक भाई, कि लोग सिंपैथेटिक हो क्यों जाते हैं इनके लिए? हमें इन सारे एक्टर्स के गंदे से गलत काम पता है, केस पता है, ये ड्रगी हैं ये पता है, इनके बेटे ड्रगी हैं ये पता है। क्योंकि वो एक मूवी देखी थी गजनी, उसमें क्या होता था, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। लोगों के साथ वही है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है। इंडियन एक्टर से नाम लेता हूँ, जॉनी डेप था, ठीक है, डिवोर्स वाला केस हुआ, कितना हाइप लगा। अब जॉनी डेप और सारे सपोर्ट में किसके हैं? जॉनी के। अब जॉनी की हिस्ट्री देखो जाके, उसने कितने कांड किए लाइफ में, उसने मारे हुए हैं, ड्रगी है, मरते मरते बचा है यार। आयरन मैन का हीरो है, उसकी वो ड्रग वाला बंदा था। हम उस क्यों है सिंपैथेटिक इतने? ये देखो यार, सिंपल सी चीज होती है, ह्यूमन नेचर ऐसा होता है कि हम लोगों का रीसेंसी बायस होता है। जो रिसेंटली दिखाया जाता है हम उसी चीज पे बिलीव करते हैं। तो उनका जो पुराना चीज हो गया होता है, ये तो छोड़ो, अभी भारत में भी तो यही चीज हो गई। बीच में कुछ लोगों का कुछ इन्फ्लुएंसर्स का कांड निकला, उन लोगों ने पीआर में खतरनाक पैसा लगा दिया है और अब सारी चीजें सही होने लग गई, वापस से गुरुदेव बन के आ रहे हैं। और अब तो एक महीने के अंदर चीजें होने लग जाती है, एक्टर भी आ गए। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो पॉइंट ये है कि ये सारा रिसेंसी बायस का होता है, गलतियां सब कर रहे हैं सारी चीज़ें। देखो कुछ एक्टर्स का तो मैं जैसे कहूँगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन का, वो ड्रग पहले करता था लेकिन वो उस चीज़ से निकला भी। इनफैक्ट आप जितने भी इंटरनेशनल रैपर्स भी देखो कि वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट फाइट्स और ड्रग और किसी ना किसी चीज़ में पहले जा चुके हैं, लेकिन उन्हें वहीं से उस कल्चर को चेंज करके वो आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं बहुत लोगों को मौका मिला ज़िंदगी में, तो वो इम्प्रूव भी किया। ऐसा नहीं है कि वो आज भी कुछ गलत काम कर रहे हैं, बट इन जनरल इतिहास गवाह है कि पीआर के थ्रू, मीडिया के थ्रू लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, जिसके चक्कर में लोग भूल जाते हैं कि क्या वो था और वो मानने लग जाते हैं कि ये सही है, सही है, सही है। यहीं पे तो मानो हम लोग पीछे रह जाते हैं
अरे भाई मेरा- हम भी अगर पीआर वालों को पैसा देने लग जाए हाँ। तो भाई साहब ये हमारे सारे रिलेशन बढ़िया हो जाए। रिलेशन बढ़ जाए, ये पॉडकास्ट को लोग इतना लाइक करे कि भैया हर पॉडकास्ट अपना 10 मिलियन के नीचे ना जाए, लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहा हूँ। लेकिन लोग सपोर्ट किसको करेंगे कि भाई कोई बंदा है जो घर पे हल्दी खा रहा है और एक कुत्ते को घुमा रहा है, एक छोटे बच्चे को घुमा रहा है, और आप लोगों के पैसे से नई गाड़ी ले रहा है, वो जाके उनको सपोर्ट करेंगे रादर देन के भैया कोई बढ़िया इंटरेस्टिंग सी चीज सीख समझे, या जो जेन्युइनली लोगों को खुश कर रहे हैं, जो जेन्युइनली लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं, भाई उनको आप सपोर्ट करो। आप जाके किसी को भी करते जा रहे हो। उनको मौके दे रहे हैं। इसी सीरीज में मुझे ट्रम्प का भी बहुत याद आ रहा है। ट्रम्प की जर्नी देखो कैसी रही थी। वी हैव सीन हिम विद पॉर्न स्टार्स, फाइटर्स, किसके साथ नहीं देखा आपने उसको? तो वो ट्रम्प भाई साहब तो सबसे दिमाग वाले व्यक्ति हैं, मतलब उनका दिमाग देखोगे तो आप तो देखो ट्रम्प जब पैदा हुए थे हाँ तो स्पॉइल्ड ब्रैट थे, उनके पिताजी रियल एस्टेट में थे, ये स्पॉइल्ड ब्रैट थे। तो उनको पहला एक प्रोजेक्ट दिया गया था एक होटल का, कि होटल का रेनोवेशन करना, जिसपे उन्होंने $140 मिलियन कमाए थे। $140 मिलियन अर्ली 20s में बहुत बड़ी बात होती एक छोटे लड़के ने। है। और ये कौन सा होटल चेन बनाया था इन्होंने, पता है किसका रेनोवेशन? इन्होंने क्या बना दिया था? इन्होंने ग्रैंड हयात बना दिया था। हयात वहां से मतलब उसकी हयात की हिस्ट्री और बढ़ी है, लेकिन ये रेनोवेशन करके जो Renovation। ब्रांडिंग हुई Okay। वो वहां से शुरू हुई है, ट्रम्प के बचपन से। ट्रम्प भाई साहब। तो उनका पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। अच्छा। फिर उन्होंने बोला भैया अपन को चाहिए आलिशान पैसा, दौलत, संपत्ति, सारी चीजें चाहिए। तो ये डेवलपमेंट्स में किन किन चीजों में घुस गए? ट्रम्प कसिनोज में चले गए। जैसे कसिनोज में भी उनका ट्रम्प ताज जो कसिनो है, इनके यूएई में काफी कसिनोज है, काफी सारे कसिनोज इनने बनाए। इन्होंने एक चीज समझ ली कि भाई गुडविल इज एवरीथिंग। ओके। जो दिखता है वो बिकता है, जिसका नाम उसी का होता है काम। तो उन्होंने बोला कि भाई मीडिया उनकी बहुत थू करती रहती थी, ठीक है, जितना भी करो, बोले एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। फर्क नहीं पड़ा उनको, फर्क उन्होंने बोला भैया जितनी पब्लिसिटी उतनी अच्छी है, लोग ही बेवकूफ है मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मेरा तो बिजनेस बढ़ रहा है, एज सिंपल एज दैट। सो ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने बोला कि मैं अपने जो ट्रम्प वर्ड है इसको मैं एक ब्रांड वैल्यू बना दूंगा। और उन्होंने जब ट्रम्प टावर पहला प्रॉपर एस्टैब्लिश किया था, वहां पर 80 फीट का फाउंटेन चलता था, 80 फीट तक फाउंटेन जाता है, 80 फीट तक। वो इतना पॉपुलर हो गया कि बड़े बड़े स्टार जैसे माइकल जैक्सन और बड़े बड़े फुटबॉलर्स वहां पर फ्लैट और घर लेना शुरू कर दिया। जब इस तरह के लोग शुरू कर देते हैं जो ऑलरेडी सेलिब्रिटी हैं, बड़े नाम है, तो ऑलरेडी वैल्यू और बढ़ जाती है। और इसी चक्कर में उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई ब्रांडिंग इज एवरीथिंग। अगर मेरा नाम ट्रम्प ही एक ब्रांड बन जाए तो भैया मैं कभी हवाला मेरा निकलेंगे नहीं। जिंदगी में डोनाल्ड ट्रम्प 2 बार बैंकरप्ट हुए हैं। अच्छा, दिवालिया भी हो चुके हैं? दिवालिया हो चुके हैं। एक व्यक्ति जो जिंदगी में 2 बार दिवालिया हो चुका है, आज उसके पास 4 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, सबसे पावरफुल कंट्री का, सबसे पावरफुल कंट्री का मालिक है मालिक। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो वो क्या है, तो ये बेसिकली उसकी पूरी स्टोरी उधर से जा रही है। उसके बाद आप ये देखो कितना मतलब स्मार्ट मूव्स कहाँ से आते रहते हैं। तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का एक स्कैंडल आया हुआ था जिसमें कि ये एलिगेशन लगाया था भैया ये लोग सब सारा डेटा इन्हें ले लिया, फेसबुक ने लीक कर दिया और इस डेटा का इस्तेमाल किया गया इलेक्शंस को जीतने के लिए ट्रम्प द्वारा। एग्जैक्टली। ट्रम्प भाई साहब ने क्या किया कि भैया जब देखा कि आसपास तो भाई मेरे सपोर्ट में कोई नेता तो है ही नहीं, पर भाई वो क्या बोलते हैं, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट, सबसे बढ़िया रुपया। तो भैया यही सीन था ट्रम्प भाई साहब के साथ। बोले अपने पास पैसा है, पैसे का आगे पूरी दुनिया झुकती है। तो इन्होंने पूरा प्लान बनाया। तो उस समय पे क्या हुआ था कि दुनिया का जो सेकंड सबसे बड़ा ट्रेडर, स्टॉक ट्रेडर था, दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड स्टॉक ट्रेडर था, उसका बचपन में पॉलिटिक्स में बड़ा इंटरेस्ट था, क्योंकि वो खुद एक इमिग्रेंट था, तो उसने अत्याचार देखा हुआ था। तो उसके जीवन का यही लक्ष्य था, जीवन में जब सबसे ज्यादा पैसा कमा लूंगा ना तो मैं भी खड़ा हूंगा, तो मैं खड़ा होऊंगा, या तो मैं खड़ा करवाऊंगा किसी को और मैं इंडस्ट्रियलिस्ट का साथ दूंगा। अच्छा, हाँ, किसी अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें कौन हो रहा था? अपना ट्रम्प भाई साहब, ठीक है। तो ये बंदा काम करता था रेजोनेंस टेक्नोलॉजी के साथ एज अ सेकंड पार्टनर। रेजोनेंस टेक्नोलॉजी कौन सी है? जिम साइमंस, लेट जिम साइमंस क्वांट के जीनियस थे, जिन्होंने वॉरेन बफेट सर, सोचिए एक व्यक्ति जिसने वॉरेन बफेट सर का भी कंपाउंडिंग का रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है, 66% का CAGR 30 साल तक बनाया हुआ है। ओके, अच्छा, कंसिस्टेंटली, एग्जैक्टली। और ये पोस्ट गिविंग द अमाउंट टू क्लाइंट है, मतलब 100% के ऊपर 66 ईयर कंपाउंडिंग रिटर्न बता रहा हूं। व्हाई डोंट यू नो हिम? सो जिम साइमंस अब नहीं रहे, लास्ट ईयर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। क्वांट के जीनियस है। तो ये जो दूसरा बंदा है जो
थोड़ा टफ होगा बट लोग अगर सर्च करेंगे गूगल पे तो उनको नाम मिलेगा, उस कमेंट्स में बताएंगे। तो ये जो व्यक्ति है इसने बोला कि भाई मैं सपोर्ट करूंगा डोनाल्ड ट्रंप। तो कैसे करेंगे, तो कैम्ब्रिज एनालिटिका यही चला रहा था पीछे से। तो उसने बोला भैया डेटा एल्गो के अपन बादशाह हैं, आजकल हम एआई की बात कर रहे हैं, हम 2014 तक चले गए हैं, ठीक है। तो बोला मैं पहली बार खड़ा हुआ था, बिल्कुल। तो बोले मैं सारा प्रोवाइड करूंगा। तो ट्रम्प को ऐसा ऐसा डेटा पॉइंट्स प्रोवाइड हो रहे थे कि भाई साहब इस पर्टिकुलर लोकेलिटी के पिज्जा शॉप में सबसे ज्यादा लोग यूथ आता है जो हमेशा रिलेशनशिप के बारे में बातें करता है और फेसबुक पे स्टेटस डालता है रिलेशनशिप का, और यूजुअली पैटर्न देखा गया कि दोपहर के 2 बजे से 4 बजे के बीच में ये डालता है। इसका मतलब ट्रम्प भाई साहब 2 बजे से 4 बजे के बीच में यहाँ पे तुम रैली लगाओ और तुम सिर्फ ये बात करो कि हम रिलेशनशिप के सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे। तो सोचो इतने माइन्यूट डेटा अगर आपको सब जगह के मिल जाए, एकदम टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए, टारगेट क्या बात करनी वो भी आपका क्राफ्टेड है। तो भाई ट्रम्प भाई साहब ने वही खेला। ट्रम्प भाई साहब ने क्या, अगर आप उनके पहले मोर्चा देखो, अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं, बाहर वाले नौकरियां खा रहे हैं, हम नौकरी देंगे, हम अमेरिका को तो हम अमेरिका को बड़ा बनाएंगे, उसी के बेसिस पे ये इलेक्शन भी जीत गए। सो बेसिकली क्या हो रहा है कि ट्रम्प भाई साहब अपना पूरा भयंकर वाला दिमाग लगा के ब्रांडिंग के, और एक मिसाल देते हैं। लोगों को लगता है कि ये जो अमेरिका का सबसे पावरफुल इंसान है उसको इसलिए जानते हैं क्योंकि आज वो एक बहुत बड़ी पद्धति पे नहीं, वो पावरफुल कैसे बना, वो बना टीवी के जरिए। WWE में भी तो जीता था वो, उससे भी पहले बना। वो क्या करता था बेसिकली देखो आप और मैं और उन्हीं का पत्ता उठाया हमारे ये शार्क टैंक के जजेस ने, किसी ने ये सोचा ही नहीं। कैसे? शार्क टैंक के जजेस जो हाल फिलहाल में हैं, इतने बड़े बड़े हैं, दिल पे हाथ रख के, जितने लोग देख रहे हैं कमेंट्स में प्लीज ये चीज बताना, दिल पे हाथ रख के बताना, इनमें से कितने लोगों को इनके नाम तक आप लोग जानते थे बिफोर शार्क टैंक? मतलब रितेश को जानते थे शायद बहुत, एक्सेप्ट फॉर हिम, क्योंकि वो ओयो के चक्कर में बहुत लोग जानते थे। केस स्टडी बहुत अलग है, अच्छी है, बट और इसके पहले मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद तो बहुत वीडियोस बने, ये सारे कोई भी नहीं था, किसी को नहीं जानते थे लोग, अश्नीर तक को नहीं जानते थे, नहीं जानते थे, करेक्ट, और से जानते, वो तो उसके डायलॉग डिलीवरी और ये सारी चीज़ें। तो पॉइंट लोगों ने एक चीज़ देखी कि भाई अब टीवी या कोई भी सोर्स ऑफ मीडिया पब्लिसिटी तो बहुत तगड़ी देता है, लोग जानने लग जाते हैं। तो ये सीखा डोनाल्ड ट्रम्प ने बहुत पहले। एक सीरीज आई थी अप्रेंटिस करके। अच्छा। अप्रेंटिस सीरीज में क्या होता था कि दुनिया भर के लोग अप्लाई करते थे, अप्लाई करने के बाद 2 टीम बनते थे, एक टीम में होते थे सारे इंटेलिजेंट एजुकेटेड लोग, हार्वर्ड के पास आउट, लंदन बिजनेस स्कूल के पास आउट, MBA जिन्होंने बहुत बड़े कॉर्पोरेट जॉब किए, इस तरह। अच्छा। और एक तरफ होते थे स्ट्रीट स्मार्ट कि भैया इमिग्रेंट्स हैं, घर काम वाम कुछ नहीं मिला तो हमने सब कुछ तोड़ ताड़ के अपना फ्रीलांसिंग चालू किया, हमने खुद का बिजनेस चालू किया और आज फोड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में कराते थे कॉम्पिटिशन, मल्टीपल टास्क होते थे। ट्रम्प कहाँ होता था? ट्रम्प होता था मेन जज, क्योंकि ये जितने कॉम्पिटिशन हो रहे वो ट्रम्प डिसाइड करता था। और कंपटीशन कैसे होते थे कि तुमको एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग करना है, वो प्रोडक्ट होता था ट्रम्प की खुद की कोई चीज। अरे बाप, तुमको मेरे एक क्लाइंट को खुश करना है, वो ट्रम्प का एक क्लाइंट होता था। कन्विंस हो गया तो ट्रम्प का क्लाइंट बन गया, वो भी हो गया। प्लस मेन चीज क्या हो गई कि ट्रम्प की डिलीवरी, प्लस ट्रम्प अपनी लाइफस्टाइल उससे फ्लॉन्ट करता था, क्योंकि हर 2-3 एपिसोड के बाद जो भी टीम जीत रही होती है, यू आर इनवाइटेड इन माई हाउस टू हैव डिनर, तो वो पूरे सोने के चम्मच से लेके थाली से लेके लोगों को, अरे भाई एस्पिरेशन वो वाली चीज। फिर 5वें एपिसोड के बाद भाई मेरा चॉपर जो है ट्रम्प चॉपर, उसमें विनिंग टीम के 2 सदस्यों को घूमने मिलेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन को, तो वो दिख रहा है भैया ट्रम्प के पास तो चॉपर भी है। मेरे गोल्फ कोर्ट में मेरे क्लाइंट्स आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनके साथ तुमको उनके साथ हाई हेलो करने मिलेगा मिलियनर्स एंड बिलियनर्स है। तो लोगों को लगा भाई कोई तो बंदा है जिसने उखाड़ रखी है, करेक्ट। तो लोगों को और पता लगने लग गया। ट्रम्प ने उस पूरे सीरीज से सिर्फ होस्ट कर करके $500 मिलियन कमा लिया। पहले वो पर एपिसोड $10,000 लेता था, पहले ही सीजन में इतना हिट हो गया कि वो $50,000 एक एपिसोड के सिर्फ बोलने के लेता था, और वो आता थोड़ी देर के लेता। उसका एक डायलॉग था बहुत फेमस हुआ था, यू आर फायर्ड। अच्छा, मतलब जो भी उसको पसंद नहीं आता था उसको बोलता यू आर फायर्ड। वो मतलब अश्नीर तो आज ब्लंट है वो, एग्जैक्टली। तो ये सारे इनने, अश्नीर भले बोले मैंने कुछ बाहर का नहीं देखा, अश्नीर क्या कर रहा है, केविन ओलियरी करके एक बंदा था, हाँ, जो बाहर के शार्क टैंक पे। मैंने एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट इंडियन शार्क टैंक सिर्फ रील में देखा है। अच्छा। मैंने पूरा, लेकिन ये जो ब्रिटेन वाला, लंदन US वाला, ये सारी चीजें मार्क क्यूबन से लेके बहुत पहले जैसे ही रिलीज हुई थी ABC के नेटवर्क में, तभी देख ली थी। तो मैं तो एक बार में वो रिलेट कर गया कि ये तो केविन ओलियरी को क्लियर कट कॉपी मार रहा है। केविन ओलियरी भी वही है। आजकल के भी शार्क कर रहे हैं, हमको लाइसेंस डील चाहिए, सारी चीजें उधर से ही उठाई उन लोगों ने, वो सारी चीजें हो चुकी हैं। तो पॉइंट ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने वो अप्रेंटिस सीरीज से उसकी इतनी पब्लिसिटी हुई, उसने बोला बेटा इसमें दम तो है। फिर उन्होंने किताब लिखी, किसके साथ? रॉबर्ट कियोसाकी के साथ। लोगों ने देखा भैया लोग तो बावले ही हैं, रिच डैड पुअर डैड, तो उनके साथ एक किताब भी लिख ली।
तो पॉइंट है, धीरे 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 कर ब्रांडिंग पे उन्होंने इतना अपना फोकस किया कि जब उनके हवाले भी निकल गए थे दुनिया के सबसे बड़े इंसान के, ब्रांडिंग के बलबूता उसने सिर्फ ट्रंप नाम बेच बेच के, गुड़गांव में तक ट्रंप टावर्स, पुणे में ट्रंप टावर्स, ये सब डला डला के उन्होंने अपना पूरा अस्तित्व वजूद को बना के रखा। और एटीट्यूड उनका गजब वाला है। कुछ ऐसे गलत काम नहीं किया? देखो रियल एस्टेट वाला है। अच्छा, तो खाया होगा। अच्छा यार, ट्रंप के एक बहुत शाने वाली बात बताता हूँ। ये जो व्यक्ति है जो आज हम बोल रहे हैं 4-5 लाख करोड़ आराम से लेके घूम रहा है, ऐसे ही नहीं घूम रहा है। इसने आज तक किसी भी अपनी मेन कंपनी को लिस्ट नहीं कराया, पब्लिक नहीं कराया। हर किसी का सपना होता है मैं आईपीओ लाऊं, वो नहीं लाएगा, क्योंकि आईपीओ लाते स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा और पूरी ट्रांसपेरेंसी एक्सचेंजेस को बताना पड़ेगा, आज ये ट्रांजेक्शन हुआ, कल ये बड़ी डील आई। ये कराता ही नहीं है। और इसी चक्कर में फोर्ब्स के साथ इसका झगड़ा होता रहता है। फोर्ब्स बोलता है तुम $2 बिलियन, ये बोलता है मैं $4 बिलियन। फोर्ब्स बोलता है तुम $8 बिलियन, बोलता है मैं $12 बिलियन। क्योंकि फोर्ब्स में प्रॉपर एक्सेस नहीं कर पा रही ना, क्योंकि पब्लिक जब तक नहीं होगी कंपनी, आप एग्जैक्ट वैल्यूएशन कैसे निकालोगे? अनलिस्टेड अंदर क्या झोल है किसी को नहीं पता, क्योंकि इसको भी पता है कि भैया रियल एस्टेट है, सारी चीजें अकाउंट में हम नहीं लेंगे, इधर उधर से भी होगा, कहाँ से क्या पैसा आ रहा है हमको नहीं पता। इसलिए इनके समय समय पे ट्रम्प भाई साहब के भी अपनी कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं। और एक चीज देखो, इनका इलॉन मस्क भाई के साथ संगम कैसा हो गया। तो इलॉन मस्क की एक बहुत बढ़िया किस्सा मैं बताता हूँ जिससे आपको पता लगेगा। 2008 से लेके 2020 तक इलॉन मस्क डेमोक्रेटिक्स को सपोर्ट करता था। मतलब बेसिकली आप ये समझ लो, ये जो बाइडन, हिलरी क्लिंटन, अच्छा, इन सबको सपोर्ट करता होता है। हाँ। अच्छा, 2020 के बाद ऐसा क्या बदल गया, ट्रम्प को सपोर्ट कर रहा है। ये बदला कि लॉकडाउन लग गया, याद है सब, पहला वाला लॉकडाउन। तो लॉकडाउन में क्या, इवन फैक्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग वालों को गवर्नमेंट की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आ रहे थे कि भैया आप नहीं बुला सकते हो, घर पे बैठे रहना। तो सबको, भले ही बहुतों ने ले ऑफ करा, सब कुछ करा, बट नहीं बुला सकते हो। तो अमेरिका में भी ये गया, और उस समय पे डेमोक्रेटिक्स का राज था, डेमोक्रेट्स का। तो जो बाइडन के बंदों ने बोला कि भाई नहीं कर सकते हो, तो मस्क भाई ने क्या करा, उनकी जो फैक्ट्री प्लांट है टेस्ला वेस्ला के और बाकी सब है, तो वहाँ पर उन्होंने अपने कुछ बंदे भेजे हुए थे कि भाई आप लोग जाओ, मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, हाथ पहनो, और कुछ काम करो। उधर से ऑर्डर आ गया, भैया कैसे खुला बंद करो। तो मस्क बोला अरे भाई सारा प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, क्या आपत्ति है, और फुल फ्लेजेड कर भी नहीं रहे हम तो थोड़ा बहुत। बोला नहीं ये सब नहीं चलेगा। तो भाई ट्रम्प भाई साहब का ईगो हट, इनका इलॉन मस्क का ईगो हट हो गया। तो इलॉन मस्क भाई ने सबसे पहले जाके एक ट्वीट मारा, ओके आई विल टेक द रेड पिल। ये रेड पिल कहाँ से आया? मैट्रिक्स मूवी अगर देखी होगी तो उसमें रेड पिल और ब्लू पिल वाली बात होती है कि भाई ये रास्ता या तो वो रास्ता। अच्छा, ठीक है, या तो मैं सेंट्रलाइज लोगों के साथ हूँ या तो उनके अगेंस्ट हूँ। तो ये बेसिकली ये था कि भाई मैं अगेंस्ट जाऊंगा। और उस पर रिप्लाई किसका है? इवांका ट्रम्प का। वहीं से ये किस्सा शुरू हुआ, और आज वो किस्सा इतना आगे पहुंच गया कि इलॉन मस्क मालिक है डोज के। डोज क्या है? डोज कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ, डोज कॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। डोज का मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, एक अलग से मिनिस्ट्री है यूएस में, जिसके मालिक बनाए गए हैं इलॉन मस्क को डोनाल्ड ट्रम्प के जीतने के बाद। ये इसका काम क्या है? इसका काम है ये यूएस इकोनॉमी के $2 ट्रिलियन बचाएगा। कैसे बचाएगा? यूएस में 428 एजेंसीज है, जिसमें से कि वो सारे एलिमिनेट करके केवल और केवल 97 रखेगा। और ये बाकी एजेंसीज कौन है? जिसने कभी ना कभी इलॉन मस्क के अगेंस्ट या उसकी कंपनी के अगेंस्ट पे आवाज उठाए या जो बहुत नुकसान कर रहे हैं उनको साफ करेगा। उन सबको बंद कर देंगे। तो भैया वो बदला इलॉन मस्क पुराने बदले लेता है यार, वो कहाँ छोटे से 2008 में जिस हेज फंड ने उनकी कंपनी को शॉर्ट सेलिंग करा था और बोला था ये खत्म हो जाएगी, इलॉन मस्क 12 साल तक ग्रजेस लेके चला। कोविड का समय है, रेडिट के यूजर्स एक पर्टिकुलर कंपनी के बारे में बात करते हैं और ये आके लिखता है हाँ गेम स्टॉप। क्यों लिखा? किसी ने ये नोटिस ही नहीं किया, क्योंकि वही हेज फंड जो इलॉन मस्क को शॉर्ट करी थी उसी ने गेम स्टॉप शॉर्ट किया था। इस बार रिटेल के सहारे से उन हेज फंड्स की बैंड बजा दी थी। अगर आपको गेम स्टॉप वाला किस्सा याद होगा, जब अचानक से उस पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट कर करके बड़े बड़े संस्था बैठे हुए थे और केवल रेडिट के फोरम में लोग टाइप कर करके उसको ऊपर लगा दिए और सारे शॉर्ट सेलर्स की बैंड बज गई। वो शॉर्ट सेलर कौन था? वही फंड हाउस था जिसने इलॉन मस्क से 12 साल पहले पंगा लिया था। 12 साल बाद एक ट्वीट से इलॉन मस्क ने साफ करवा दिया। प्लान बदला लेने आया था भाई साहब, वो अलग अलग लेवल पे बंदा लेता है। उसने रॉकेट कंपनी ऐसे चालू करी थी। 2003 में जा रहा था, रशिया जा रहा था। अच्छा, रशिया भाई एक किताब पढ़ ली, नॉवेल, और दिमाग फिर गया। बोले अब तो मंगल ग्रह जाऊंगा, मार्स जाऊंगा घूमने। तो बोले मार्स जाने के लिए तो रॉकेट लगेंगे। रशिया वालों को जाके बोला, तो रशिया वालों को इसने बोला कि बोले 120 करोड़ देता हूँ, 2 रॉकेट दे दो। अच्छा, खरीदने गया था, रशिया वालों ने मना कर दिया। तो इसकी आतामाजी सटकली हो गई। बोले अब मैं खुद ही कंपनी बनाऊंगा, खुद उड़ाऊंगा, रशिया वालों से आगे निकल जाऊंगा, तुम लोग मेरे पास अब प्रोजेक्ट लेके आओगे। वही चीज हो रही है भाई साहब, अपने रॉकेट कंपनी बना ली, खुद आगे निकल लिए।
तो इनका एलॉन मस्क का भाई का तो वही है, और अब सोचो पूरे यूएस को 2 पागल ही चला रहे हैं। एक ये एक ट्रम्प, बस दोनों मिलके अपना अलग चलते जा रहे हैं। दोनों 4 साल पहले एक दूसरे को गाली देते थे, बट मस्क ने क्या बोला, और अब दोनों ही प्रो क्रिप्टो एंथुसियास्ट, प्रो क्रिप्टो हो गए, प्रो इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, प्रो मेड इन अमेरिका हो गए, अगेंस्ट माइनॉरिटी हो गए, सब कुछ एक साथ कर लिया। एलॉन मस्क ने दिमाग कितना बढ़िया लगाया। लोगों ने कहा कि भैया एक नंबर का बेवकूफ़ है, 20,000 30,000 करोड़ रुपए दे के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खरीद रहा है, तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो नहीं सकता। अच्छा, एग्जैक्टली। तो सब ने सोचा, लेकिन लोगों ने ये बात नहीं समझी कि ये व्यक्ति जो इतना धनी इंसान है उसका दिमाग कितना होगा। उसने ये बोला, माइंड में सोचा कि दुनिया का हर धनी व्यक्ति कोई ना कोई मीडिया कंपनी ओन करता है, हर धनी व्यक्ति, और वो सारी मीडिया कंपनी ट्विटर पे एक्टिव रहती है। और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल भसड़ कहाँ पर होती है? ट्विटर। सबसे ज्यादा नरेशन कहाँ बदलता है पॉलिटिक्स का? ट्विटर पे। तो बंदे ने बोला भाई, एग्जैक्टली, तो उसने बोला भैया अपन ये लेंगे। अब इलेक्शन जब आ रहा है तो एल्गोरिथम तो अपने हाथ में है ना, जो प्रो मैसेजेस है वही दिखाए जाएंगे। आप खुद याद करो, एक्स पे पहली बार लाइव स्ट्रीम हो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। अच्छा, जब उसे मीडिया से वो कर दिया था, डोनाल्ड ट्रंप का तो अकाउंट डिलीट करवा दिया था, वापस लेके आ गए जनाब। बोले भाई अब तुमको हम लाएंगे, तुम्हारा भाई लाएगा। वो क्या था, माँ का बहन का सबका वो लेगा फैसला, बस बदला ले लिया इधर। फिर उनका लाया, इंटरनल डील हो गई कि बेटा तुम मेरे को मिनिस्ट्री दोगे, मैं आगे लेके चलूंगा। दोनों हाथ मिलाए और ये चीज़ हो गई। तो ट्रंप का जो डायनेमिक्स है भाई साहब वो बहुत ही अलग वाला है। वो अपनी ब्रांड वैल्यू पे खेलते हैं, किसी तरह से सीखने की चीज़ें हैं। मतलब दिस इज समथिंग जो हर बिजनेस करने वाले को भी सीखना चाहिए कि ब्रांडिंग की क्या वैल्यू होती है। कि एक आम इंसान जहाँ सोच रहा था कि ट्रंप को गालियाँ पड़ रही है उसके लिए वो नेगेटिव चीज़ होगी, वो एक्चुअली उसके लिए पॉजिटिव चीज़। ही वॉज गेटिंग पॉपुलर। एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। उर्फी जावेद को लोग इतना उसके लिए टॉन्ट मारते हैं, कमेंट्स करते हैं, भैया उसके अकाउंट में जितना पैसा है ना, जितने लोग ये कमेंट करते हैं वो जीवन में नहीं कमा पाएंगे। उर्फी के इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑब्वियसली लाखों की डील करती, करोड़ों की डील करती है। सीरीज में आ रही है अभी, एक अमेजॉन प्राइम सीरीज में भी आ रही है, तो शी इज डूइंग दिस थिंग। एंड ओरी बड़ा सस्पेंसफुल है यार। ओरी भाई साहब अलग है। देखो ओरी इज अ वेरी स्मार्ट मार्केटर। ओरी इतने ज़्यादा ट्रेंड्स का उसने ध्यान रखा हुआ है कि उसको एक समय पर उसने हर गूगल ट्रेंड जो भी ओरी से रिलेटेड था उसको लगा के रखा हुआ था, ताकि उसको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहे कि ओरी पे क्या बात हुई, कैसी हुई है। ओरी was actually having a business this thing। तो ओरी को आपने देखा होगा हर बड़ी एक्ट्रेस के साथ उठना बैठना उसका चला। नीता अंबानी खिंचवा रही उसके साथ फोटो है। तो यार द थिंग इज ना कि ओरी इज वेल कनेक्टेड। ओके, ही कम्स फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर कि सेकंड रिचेस्ट फर्टिलाइजर कंपनी के ओनर्स हैं। उसके अगर ग्रैंड पेरेंट्स के इस पास जाएं तो बहुत बड़े रियल एस्टेट ओनर्स हैं। अच्छा, यस। द गुड, देखिए गुड एंड बैड पार्ट बताता हूँ। गुड, ओरी ने कभी किसी को हार्म नहीं किया है, नहीं किया, एंटरटेन किया है, ये सारी चीज़ें करी हैं। एलिगेशंस ज़रूर लगते रहते हैं कुछ ना कुछ, बट हार्म नहीं किया इस तरह से। और भाई पैसे की उसके पास कमी है नहीं, वो अच्छे खासे घर से आता है, वेल कनेक्टेड है। बाहर जब विदेश में पढ़ने गया था ये सब उसके दोस्त ही थे जिनके साथ उसने पढ़ा था। क्लासिक मार्केटिंग बंदा है ओरी। देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम मार्केटिंग ऑल्सो फ्रॉम हिम। कि भाई जब उसने पूरा माहौल कैसा बनाया, उसने बाहुबली का चैप्टर एक उठा लिया। बाहुबली के चैप्टर में गया था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सस्पेंस 1 साल तक चला, 1 साल तक ये चला ओरी करता क्या है। हाँ, तो यही गेम खेला, ओरी है कौन, करता क्या है, सब क्यों फोटो खिंचवा रहे हैं। उसने सारा मार्केटिंग का लेसेंस लेके एक जगह पे लगाया। उसने क्या करा, एक बंदा था चेरी करके जो समुराय जैसे पहाड़ों में घूमता रहता था, इंस्टाग्राम रील में बहुत चलता था। ओरी ने सिंपल सा देखा भैया ये चल रहा है, उसके साथ भी कोलैब कर लिया। वहाँ चला गया कश्मीर, बिल्कुल, और उसके साथ कर लिया, वो भी कॉमेडी कोलैब कर लिया उसने उसके साथ। तो बंदा है स्मार्ट, बंदा नोज हाउ टू डू। वो चिल मार रहा है जीवन में, ही इज एंजॉइंग, ही इज हैविंग फन, बढ़िया चल रहा है। अभिषेक भाई अनइंटेंडली मतलब हमने अगेन डार्क्स पे जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि इतना भरा हुआ है कि खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यू एक्सपोज बॉलीवुड, टॉलीवुड, फॉरेन बिलियनियर्स, एलॉन मस्क, ट्रम्प, पता नहीं जॉनी डेप, क्या क्या कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हम। बिल्कुल। बट अगेन हमें शायद थोड़ी इंस्पिरेशन चाहिए, कुछ अच्छी स्टोरी चाहिए, कुछ अच्छी केस स्टडीज चाहिए यार। तो लोग अगर, अब देखो मेरे को तो थोड़ा सा निकलना रहेगा अभी, बट अगर लोग डिमांड करते हैं फॉर पार्ट 5 तो पार्ट 5 जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे और जितने जल्दी लाइक्स आ जाएंगे, मान लो 15-20 हज़ार लाइक्स हो गए तो जल्दी अपन एक सेकंड पार्ट कर लेंगे। उसकी ज़रूरत है, जरूरत है, होप चाहिए ना लोगों को। लेट्स सी। डार्क तो हो गया, इन्हें निकालो, चलो लाइट लेके आएंगे, लाइट नोट पे लाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू और कोई बताइए। थैंक यू। थोड़ा कमेंट्स में एक्टिव रहना, ये बहुत कमेंट करते हैं।
चलो ओके, सी यू। ओके, आशा करते हैं आपको एक बार फिर सब पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट से जुड़े किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी, फीडबैक या क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में जरूर लिखेगा। मैं खुद अभिषेक भाई से कह के रिप्लाई कराऊंगा, पर पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, हमारे चैनल की बाकी वीडियोस भी तो देखते जाइए।